नमस्कार दोस्तों, दिल और दुनिया के इस न्यू ईयर स्पेशल एपिसोड में आप सभी का बहुत ही वार्म वेलकम है। नया साल, नई होप्स, नया प्लान्स और दिल के कोने में हमेशा एक छोटा सा सवाल, आगे क्या होगा। आज दिल और दुनिया के इस एपिसोड में हम एक बहुत ही दिलचस्प मुद्दे पर बातचीत करेंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि चाहे रिलेशनशिप हो, काम हो या लाइफ के डिसीजंस, स्टोरी चेंज हो जाती है लेकिन पैटर्न्स वही के वही रह जाते हैं। प्यार में वही कंफ्यूजन, वर्क में वही डिससेटिस्फैक्शन और जिंदगी में लगता है एक ही चैप्टर बार बार रिपीट हो रहा है। इसी थॉट को एक्सप्लोर करने के लिए आज हम बात कर रहे हैं एक्सप्लोरिंग रिपीटिंग लाइफ पैटर्न थ्रू टैरो। प्यार, काम और जिंदगी में वही कहानी बार बार क्यों दिखती है। और इस कन्वर्सेशन के लिए हमारे साथ हैं चंद्रा, जिन्हें आप टेले टैरो के नाम से भी जानते हैं। वो रेकी और क्रिस्टल मास्टर हैं, होलिस्टिक लाइफ कोच और मेंटोर हैं और पिछले 10+ सालों से टैरो के थ्रू 25,000 से ज्यादा सेशंस कर चुकी हैं। आजकल उनका फोकस सिर्फ रीडिंग्स पर नहीं बल्कि टैरो एजुकेशन और टैरो से जुड़ी मिथ्स को ब्रेक करने पर है, ताकि लोग टैरो को प्रेडिक्शन नहीं बल्कि सेल्फ अवेयरनेस और क्लैरिटी के टूल की तरह समझ पाएं। तो चंद्रा जी, वेलकम। दिल और दुनिया के इस खास एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आलोक जी, सबसे पहले तो आपको नया साल बहुत मुबारक हो और बहुत शुक्रिया दिल से दुनिया की इस मंच को पर मुझे एक बार फिर से बुलाने के लिए दिल से धन्यवाद। आई एम डिलाइटेड एट दिस अपॉर्चुनिटी टू यू एज वेल एज टू द प्लेटफॉर्म, आपके सुनने वालों के लिए भी, जहां टैरो से जुड़े मिथक पर हम खुलकर बात कर सकते हैं और इस यूनिवर्सल विजडम को सबके लिए सहज और सरल बना सकते हैं। सो आई लुक फॉरवर्ड टू दिस कॉन्वर्सेशन आलोक जी। थैंक यू। और दोस्तों, एक खास बात और बताना चाहता हूँ आपको भी और चंद्रा जी को। आज का ये एपिसोड थोड़ा स्पेशल है। बीच बीच पे हम कुछ ऐसे सॉन्ग्स भी प्ले करेंगे जो इन इमोशंस, पैटर्न्स और इनर रिफ्लेक्शंस के मूड को ब्यूटिफुली कंप्लीमेंट करेंगे, बिकॉज समटाइम्स म्यूजिक सेज व्हाट वर्ड्स कैंट। चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। तो चंद्रा जी, पहला सवाल हमारा ये है, जब लोग टैरो रीडिंग के लिए आते हैं, क्या वो सिर्फ फ्यूचर जानने के लिए आते हैं या अपनी लाइफ और सिचुएशन को समझने के लिए आते हैं? आलोक जी, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और ऑनेस्टली ये वही जगह है जहां से पूरी कॉन्वर्सेशन या यूं कहूँ तो रीडिंग की नींव पड़ती है। क्योंकि सरफेस पर देखें तो आंसर बहुत सिंपल लगता है ना, जैसे आपने पूछा, हाँ लोग फ्यूचर जानने आते हैं, टैरो में आप फ्यूचर नहीं देखोगे तो क्या देखोगे, राइट? लेकिन अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से कहूँ आलोक जी, तो ऑलमोस्ट हर सेशन में थोड़ी देर बाद, व्हेन आई से थोड़ी देर बाद, मतलब पहले सेशन में नहीं तो दूसरे तीसरे सेशन में, सवाल जो है वो फ्यूचर से आगे बढ़कर अब का हो जाता है ना। तो लोग अक्सर पूछते हैं, जो कॉमन प्लेस क्वेश्चन है कि विल दिस रिलेशनशिप वर्क, विल आई गेट अ जॉब, व्हेन विल आई फाइंड माय सोलमेट। लेकिन जब हम उसमें थोड़ा सा डीप में जाते हैं ना, तो असल सवाल निकल के आता है और वो ये होता है कि ये रिलेशनशिप काम क्यों नहीं कर रहा है, या नौकरी में ग्रोथ क्यों नहीं है, या लव एंड लाइफ चॉइसेस इतनी हॉलो क्यों लग रही हैं, राइट? तो फ्यूचर का सवाल लग जरूर रहा है, लेकिन असल में वो अपने जो प्रेजेंट के पैटर्न्स को समझना चाहते हैं। टैरो रीडिंग बहुत बार उस पॉज की तरीके से होता है जहां लाइफ की स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है, विच इज लाइक विथ कॉन्शियस अवेयरनेस ना। क्योंकि एडवाइस देने से पहले या कोई प्रेडिक्शन देने से पहले एक टैरो रीडिंग सेशन आपको ये स्पेस देता है उन पैटर्न्स को ऑब्जर्व करने के लिए। इनफैक्ट इस बारे में हमने बहुत डीप में जाके बात करी थी अपने पिछले पॉडकास्ट में कि हमें किस तरीके से इसके सवाल पूछने चाहिए, राइट? तो उसमें हम बहुत गहराई से नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, जब ऑब्जर्वेशन शुरू होती है, जब अवेयरनेस आती है, तो ये अवेयरनेस ये नहीं कहती आलोक जी कि ये गलत है या वो सही है, लेकिन ये दिखाती है कि अभी क्या चल रहा है ना। तो फ्यूचर तो तभी चेंज होता है ना आलोक जी, जब प्रेजेंट क्लियरली दिखने लगे ना। अदरवाइज फ्यूचर कोई डिस्कनेक्टेड, डिसजॉइंटेड, कोई ओब्लिवियन में तो है नहीं। तो लोग फ्यूचर की क्यूरियोसिटी के साथ जरूर आते हैं, जैसा कि आपने पूछा, लेकिन वो क्यूरियोसिटी दरअसल एक इन्विटेशन होती है खुद को अपनी सिचुएशन से, आपकी सिचुएशन से को थोड़ा सा बेहतर समझने के लिए, बेटर समझने के लिए। और जब कोई क्वेरेंट, कोई क्लाइंट, कोई अपनी सिचुएशन को देखने लगता है, तब एक और चीज
नोटिस में आती है कि कुछ थीम्स, कुछ पैटर्न्स जो है ना, जिनका आपने जिक्र किया, वो बार-बार सामने आ रहे हैं और इन्हीं रिपीट पैटर्न्स और थीम्स के बारे में जो है हम अपनी बातचीत के माध्यम से उसका जिक्र करेंगे और समझेंगे इन द रेल्म ऑफ टैरो। ओके। तो क्या मैं ये समझूं चंद्रा जी कि जी। लोग बाग प्रेजेंट के बारे में थोड़ा सा एश्योर होने के लिए भी आते हैं कि जो कुछ चल रहा है भाई ये ठीक ठाक है ना, और इसमें कोई और गड़बड़ तो नहीं होगी? क्या ये भी कहीं लोगों के दिमाग में रहता है? फ्यूचर की बात तो दीगर हो जाती है, लेकिन क्या हुँ, ऐसा हुँ। भी होता है कि वो एश्योरेंस चाहते हैं आपसे कि भाई ठीक है, ज़्यादा परेशान मत हो? ऐसा भी कुछ होता है? देखिए, मोर देन द एश्योरेंस, आई थिंक व्हाट यू आर आस्किंग इज अबाउट वैलिडेशन ना। हाँ, वैलिडेशन। वैलिडेशन बेसिकली हम्म। कि ये पैटर्न्स आ रहे हैं तो ये किस लिए किस वजह से आ रहे हैं। जैसे कि आपने पहले पूछा ना कि फ्यूचर के लिए आते हैं या पैटर्न समझने के लिए आते हैं, तो आते तो वो फ्यूचर समझने के लिए हैं। हाँ। बट इवेंचुअली जब ये ताना बाना बुनने लगता है बातचीत के माध्यम से, उनको एक एक होता है ना, रीडिंग में भी एक फेथ डेवलप होना चाहिए ना, रीडर में भी, रीडिंग हम्म। में भी। हम्म। तो फिर वो परत से परत, दर परत खुलती है एक कहानी, एक नई किताब आपने उठाई है, उसके पन्ने खुलते हैं तो एक 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 माहौल बनता है। उसके बाद आप आप वो धीरे-धीरे, जैसे मैंने बोला ना कि आप ये तो सागर है, हाँ, या तो आप उसके किनारे घूम के चले जाओ, हवा खा के चले जाओ, या फिर उसमें कूद के अंदर अंदर से। तलहटी से आप मोती चुन के ले आओ। ये ओके। तो डिपेंड करता है कि आप कितनी शिद्दत से और कितनी अवेयरनेस के साथ आप उन लाइफ पैटर्न्स को समझने की कोशिश कर रहे हो। ओके। तो अब ये बताइए कि टैरो रीडिंग्स में सेम कार्ड्स जी। या थीम्स बार बार क्यों अपीयर होते हैं? क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है, या कोई पैटर्न है, या कोई सिग्नल है? जी, जी। आलोक जी, देखिए वही है ना कि जो अभी हम लोग ने ये बात करी, और बहुत अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि बहुत सिग्निफिकेंट सवाल है। क्योंकि कोई क्लाइंट अगर बार-बार टैरो रीडिंग के पास आता है और वही थीम दिखाई देती है, तो पता है क्या होता है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पहला रिएक्शन यही होता है, स्पेशली फेस टू फेस रीडिंग में, हम्म। या फिर ऑनलाइन रीडिंग्स में, जहाँ पे आजकल ये सुविधा हो गई है कि हम अपने कार्ड्स जो है अपने क्लाइंट को दिखा सकते हैं। तो अगेन, ये टॉपिक भी हमने पिछली बार कवर किया था कि ऑनलाइन और ऑफलाइन रीडिंग में क्या फ़र्क है। तो हाँ। आजकल ऑनलाइन रीडिंग में भी ये ऐप्स के माध्यम से सुविधा है कि मैं कार्ड्स उनको दिखा सकती हूँ, और वीडियो रीडिंग में तो ये ऑलमोस्ट एज़ गुड एज़ फेस रीडिंग हो जाता है। ओके। बट कमिंग कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन्स, अगर वो सेम कार्ड्स आ रहे हैं ना, तो हाँ। नेचुरली पहला रिएक्शन ये होता है कि भई ये कोइंसिडेंस ही होगा ना, या हम्म। आपने ठीक से शफ़ल नहीं किया होगा, ये दोबारा शफ़ल कर दीजिए, राइट? हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन क्या होता है ना, धीरे-धीरे साफ हो जाता है कि जो पैटर्न जो रिपीट हो रहे हैं वो रैंडम नहीं है। इनफैक्ट एक मिरर की तरीके से है, क्योंकि मिरर्स जो है, जो हमने पहले भी इसका ज़िक्र किया था कि टैरो जो एक मिरर है, वो जो रिफ्लेक्ट करता है आपको, वह जो, और मिरर जो है वो नॉन बायस्ड, अनजजमेंटल होता है ना। मिरर वही हम्म। रिफ्लेक्ट करेगा जो उसके सामने खड़ा होगा, राइट? सही बात तो है। हम्म। उसी तरीके से जो अलग-अलग रिलेशनशिप में, सिचुएशंस में लोग अपने आप को पाते हैं, रिएक्ट करते हैं, वो हर बार एक, जैसे मान लीजिए वही हेजिटेशन है, वही कंट्रोल इश्यू है, वही इमोशनल डिस्टेंस है। तो कार्ड्स अगर बदलते भी हैं, तो उनका जो अंडरलाइंग मैसेज होता है ना, एंड दिस इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग आलोक जी, वो हम्म। बदलता नहीं है, वो सिमिलर रहता है। ओके। क्योंकि आप ऐसे मानिए, मैं एग्जांपल्स के तौर पे आपको बताऊं कि बार बार आप नए वर्क करियर में जो पैटर्न है आप उसको अट्रैक्ट करते हो, हर बार आपको वही जॉब डिससैटिस्फैक्शन या फ्रस्ट्रेशन मिलता है, और आपके अंदर वही पैटर्न्स क्योंकि रिपीट हो रहे हैं, उसी तरीके से जो टैरो है वो उन्हीं इनर लूप्स को पकड़ता है और धीरे धीरे दिखाता है कि कोई रैंडम कोइंसिडेंस नहीं है, लेकिन ये सिग्नल है, और ये एक अपॉर्चुनिटी है आपको कि आप उस पैटर्न को ऑब्जर्व कर सको। तो ओके। कोई भी, जैसे कोई भी टीचर, और इस केस में टैरो के केस में जो टीचर है वो क्या है, यूनिवर्सल विजडम है। तो एक तरीके से वो बता रही है कि भाई आपको मैं इतनी देर से एक कॉन्सेप्ट समझाने की, दोहराने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, फिर आपकी समझ में वो नहीं, खलल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लर्निंग जो है आपको इंटीग्रेट करने के लिए राजी नहीं हो, या तो अनविलिंग हो या अनेबल हो, राइट? तो टैरो के पैटर्न्स को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और ये कोई पनिशमेंट नहीं है आलोक जी, एक जेंटल रिमाइंडर है। इसमें हताश, निराश और अपने जो अपने हालात से समझौता करने वाली बात नहीं है। क्योंकि हम्म। अगर ये रिपीट कर रहा है तो कहीं न कहीं ये एक तरीके से ना एक चीज़ क्लियर हो जाती है। जैसे आपने पूछा वो कि ये जो वैलिडेशन है कि हम्म। हाँ, जो आप महसूस कर रहे हो अंदर, वो हम्म। सही है, क्योंकि ये जो पैटर्न्स हैं ये अब सेल्फ लिमिटिंग और सैबोटाजिंग हो चुके हैं। और आपके लिए ज़रूरी है कि उस बारे में आप उस कुछ करें, ठीक है? कि क्या हम सच में उस पैटर्न को पहचान पा रहे हैं, या फिर सिचुएशन और परिस्थिति को दूसरे लोगों पे ब्लेम कर रहे हैं ना?
तो ये एक हमारे लिए मौका है आलोक जी, एज़ कंपेयर्ड टू अ सॉर्ट ऑफ अ सेटबैक, अ स्टेपिंग ओके स्टोन फॉर अस। ओके। चलिए, ये बात आपने बहुत खूबसूरती से समझा दी कि ऐसा कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जी, अगर सेम पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं या ऐसा कुछ। जी, तो ये आने वाले पल और जाने वाले जो पल हमारे हैं, उनके लिए जी, हमें आने वाले पल का हमेशा स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल। और इसी बात पे रुक के यहाँ हम एक गाना सुन लेते हैं। आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। ओ, आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। एक बार यूं मिली मासूम सी कली, एक बार यूं मिली मासूम सी कली, हो खिलते हुए कहा खुशबाश में चली। देखा तो यही है, ढूंढा तो नहीं है, पल जो ये जाने वाला है। ओ, आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। ओके, वेलकम बैक चंद्रा जी। अब थैंक यू। मैं अगला सवाल आपके सामने रख रहा हूँ। ये बताइए कि ये समझना कि प्रॉब्लम सिर्फ सिचुएशन या दूसरे लोग नहीं होते, बल्कि शायद कोई रिपीटिंग पैटर्न भी होता है, ये कितना इजी होता है और कितना डिफिकल्ट होता है? आलोक जी, देखिए डिफ़िकल्ट तो होता है क्योंकि तभी वही क्वेरेंट, वही क्लाइंट मेरे पास बार-बार आते हैं, तो ये सवाल बहुत रिलेटेबल है क्योंकि ज़िंदगी में हम अक्सर जो ब्लेम है ना, जो ब्लेम गेम है जिसको हम जो हम बाहर की तरफ ढूँढते हैं कि ये लोग ऐसे हैं इसलिए मैं परेशान हूँ या ये सिचुएशन की वज़ह से मैं स्टक हूँ, तो डेफ़िनिटली आसान नहीं होता है। लेकिन एक्सपीरियंस से हमें दिखता है कि अगर हम अपने आप को थोड़ा उस सिचुएशन से थोड़ा दूर रखें या डिस्टेंस रखें, जिसको हम बोलते हैं ना ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव, हम्म, तो अक्सर पता चलता है कि जो रिपीटिंग पैटर्न्स जो है वो एक्चुअली हमारे अंदर है, रिफ्लेक्शन की जब हमने बात करी। और ये एक्नॉलेजमेंट आसान नहीं होता और ये हमारे लिए अनकंफर्टेबल भी होता है क्योंकि अकाउंटेबिलिटी लेने की जरूरत होती है ना उसमें। और अकाउंटेबिलिटी लेना डेफिनेटली आसान नहीं होता। ऐसे में अगर टैरो रीडिंग में क्या होता है, अगर मैं टैरो की के रेल में या टैरो की भाषा में बात करूँ तो मुझे अक्सर ऐसी सिचुएशन में एट ऑफ कप्स एक कार्ड है जो टैरो कार्ड है, वो देखने को मिलता है जहाँ पे एक व्यक्ति बार-बार रीडिंग के लिए आता है तो साफ दिखता है कि वो किसी रिलेशनशिप या किसी करियर सिचुएशन में वही इमोशनल डिससैटिस्फैक्शन है ना, जो हम्म, होल्डिंग पैटर्न्स है वही बार-बार सामने आ रहे हैं, या रिलेशनशिप में पार्टनर जो है वो कंसिस्टेंट बाउंड्रीज नहीं रख रहा, यूजर के अंदर वही ओल्ड रिएक्शंस ट्रिगर हो रहे हैं ना, इट्स लाइक अ साइक्लिकल विशियस साइकिल जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं। हम्म, तो टैरो वो जो एट ऑफ कप्स टैरो है वो बताता है कि भाई कुछ छोड़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि आप इमोशनली अनफुलफिलिंग साइकिल हो चुकी है आपके लिए। करियर में भी जब ये कार्ड रिफ्लेक्ट करता है तो ये कोई टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है जो बार-बार आप फेस कर रहे हो। आप सुपरफिशियली ब्लेम कर रहे हो अपने बॉस पे, अपने कलीग पे या व्हाटएवर, व्हाटएवर एक्सटर्नली आप पिन पॉइंट कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है या फियर ऑफ लीविंग है ना, कि उस हम्म, तभी आप उस साइकिल को सस्टेन कर रहे हो। डेफिनिटली आलोक जी, आसान नहीं है रिकॉग्नाइज करना, एडमिट करना कि समस्या सिर्फ बाहर नहीं है, खुद के रिस्पॉन्सेज या चॉइसेस में भी है। और ये अनकंफर्टेबल जरूर होता है, लेकिन डिफिकल्ट होने का मतलब ये नहीं कि चेंज पॉसिबल है। ऑन द रिवर्स साइड,
डिफिकल्ट होने का मतलब ये है कि ये चेंज डेफिनेटली पॉसिबल है। अब समय आ गया उस चेंज का, और उसके लिए जो पहला कदम है वो अवेयरनेस है, जो कि ओके टैरो रीडिंग के माध्यम से आती है। ओके। तो अब ये बताइए कि मान लो अगर टैरो दिखाए कि हम जी बार बार सिमिलर लाइफ और सिचुएशन के पैटर्न्स फेस कर रहे हैं, जी जी। तो क्या फेमिलियर हमेशा कंफर्टेबल लगता है या फिर बदलने का कोई सिग्नल है? ये एक तरह का चैलेंज है कोई? ये किस तरह से हो रहा है ये? देखिए, वही जो अभी हमने अब ज़िक्र किया ना कि जो फ़ैमिलियर है वो कंफर्टेबल लगता है। सवाल जो आपने किया वो सिंपल है, लेकिन एक्चुअली बहुत लेयर्ड है। हाँ। तो इसका जो जवाब है वो येस एंड नो में ना देके मैं अगर ये बोलूँ कि कई बार जो फ़ैमिलियर होता है वो हमें तुरंत कंफर्टेबल भी लगने लगता है ना आलोक जी, क्योंकि वो पैटर्न्स हमारे लिए प्रेडिक्टेबल होते हैं ना। इवन अगर हमें पता होता है कि वो हमें पूरी तरह से सर्व नहीं कर रहे या फिर हमें लिमिट कर रहे हैं। हम्म, अम, अब ऐसे मानिए अगर कंफर्ट इसमें एक इल्यूजन की तरीके से होता है ना, एक मिराज की तरीके से ना, इट्स लाइक अ बबल दैट वी आर लिविंग इन। हम्म, कि अगर हम जो चैलेंज है उस चैलेंज जो है वो इस पे पहचानने में है कि जो जो फैमिलियरिटी है, जो कंफर्ट है हमारा, उस पे हमें रहना चाहिए या अब हमें उससे आगे बढ़ जाना चाहिए। हाँ, तो फैमिलियरिटी अपने आप में सही या गलत नहीं है, बट हम्म, उस वो फ़ैमिलियरिटी किस वजह से ब्रीड हो रही है, या उसकी उस वो जो चॉइस है एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट, राइट? वो फ़ैमिलियरिटी ओ इज़ उसके लिए आप अच्छा। क्या प्राइस पे कर रहे हैं ना, हम्म, आलोक जी। हम्म, तो ज़िंदगी में कई सिचुएशंस ऐसी आती हैं जहाँ चेंज ज़रूरी होता है, बट फ़ैमिली एनवायरनमेंट होल्ड करने की आदत हमें रोक देती है ना। हम्म, अक्सर रिलेशनशिप में हो या करियर में हो, फ़ैमिलियर पैटर्न्स कभी-कभी हमें ईज़ी तो फ़ील कराते हैं, लेकिन आप भी यकीन मतलब आप भी एग्री करेंगे कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ तभी आती है जब ये पैटर्न्स स्पिरिचुअली या सोल अलाइन्ड हो ना। क्योंकि हम्म, अगर ये मिसअलाइन्ड है तो वो तो एक लूप की तरीके से हो गया, एक विशियस साइकिल की तरीके से हो गया जिसमें आप फँस के रह गए हो। अम, शॉर्ट में कहूँ आलोक जी, तो फ़ैमिलियर कई बार कंफर्टेबल लगता है, लेकिन कभी-कभी चैलेंजिंग भी होता है। अगर ये बोझ बन जाए अगर ये बोझ बन जाए ना, तो यही सिग्नल होता है कि भई बदलाव का समय आ गया है। आप इसको जितना पोस्टपोन करोगे उतना ही आप उसको लिंगर ऑन करोगे। तो ये एक तरीके बात से यूनिवर्स का नज़ और इशारा है आलोक जी। जी, जी, प्लीज़। ये बात बहुत पसंद आई कि अगर आपको फेमिलियरिटी या जो जो भी कंफर्ट जोन है वो हुँ, आपको किसी स्टेज पे जाके लगे कि बोझ हुँ, सा बन रहा है मेरे लिए, तो फिर हुँ। आपको ब्रेक थ्रू करना चाहिए, आपको कुछ जी, सोचना चाहिए कि मैं आगे की तरफ इसमें नया बदलाव करूं। जी, जी, हम्म, जी। और अगर आप इंट्यूटिवली अलाइन्ड हो आलोक जी, तो आपको पता पता लग जाता है ना, वो अंदर की आवाज़ हम सब में है। हाँ, वो हम्म, सिक्स्थ सेंस हम सब में है। हमें हम्म, पता है कि वो चॉइस जिस जिस सिचुएशन में हम हैं, वो हमारा कंफर्ट ज़ोन है तो क्यों है, राइट? हम्म, तो बस वहीं से जो है हमारे आगे ग्रोथ और इवोल्यूशन और एम्पावरमेंट की शुरुआत होती है, और टैरो उसमें एक अहम भूमिका निभाता है। ओके। तो चलिए इस कभी कभी साथ रहने वाले अजनबी से भी हो जाते हैं और कभी अजनबी लोग अपने से लगते हैं। तो बिल्कुल, इसी बिल्कुल। बात पे रुक के हम एक गाना सुनते हैं कुछ अजनबियों के नाम, और यहाँ एक गाने के लिए ब्रेक ले लेते हैं। अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो, अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो। ये बड़ी अजीब सी बात है कि नई नई मुलाकात है, फिर भी जाने क्यों अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो। तुमने कभी प्यार किया था किसी राही से, तुमने कभी प्यार किया था किसी राही से, तुमने कभी वादा किया था किसी साथी से, न वो प्यार रहा न वो बात रही, फिर भी जाने क्यों अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो। अजनबी
तो वेलकम बैक चंद्रा जी। अब थैंक यू। मैं आपके सामने अपनी दूसरी जिज्ञासा रख रहा हूं कि टैरो जरूर। के कंटेक्स्ट में हम देखें तो हम अपनी चॉइसेस बना रहे होते हैं या पुरानी कंडीशनिंग और हैबिट्स से रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। इसके बारे में आपका क्या टेक है? आलोक जी, देखिए, टैरो के रेल में ये जो है बहुत सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है। इनफैक्ट द कोर ऑफ द रीडिंग्स, आई वुड से 99% ऑफ द रीडिंग इज दिस ओनली ना, कंडीशनिंग वर्सेस चॉइसेस, राइट? ओके। क्योंकि जो अनहेल्दी पैटर्न्स जो हैं, जो वो जिसकी वजह से हम उस पर्टिकुलर पैटर्न या साइकिल में उलझे हुए हैं, वो रिफ्लेक्ट करता है हमारा शैडो साइड। शैडो साइड अगर हम बोले तो वो डार्क फोर्सेस है जो हमें कंस्ट्रेंट करती हैं या लिमिट करती हैं टू बिकम आर बेस्ट वर्जन। हाँ, बेस्ट वर्जन जिसको हम बोलते हैं ना कि वैदिक कल्चर्स में दैट अहम ब्रह्मास्मि हम द्वितीय नास्ति, तो हमारे अंदर वो पोटेंशियल है यूनिवर्स का, पर फॉर सम रीजन और द अदर हम अपने आप को बहुत लिमिटेड या फंसा हुआ या छीड़ महसूस करते हैं ऑन मोर ओकेजन्स देन वंस, राइट? सो ये नेगेटिव और सैबोटाइजिंग जो लाइफ पैटर्न्स है वो हमारी जिंदगी में, आम जिंदगी में कई रूपों में मौजूद होते हैं और हम सब उससे रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि कोडिपेंडेंसी हो गई या अनहेल्दी अटैचमेंट्स हो गया या इंस्लेविंग थॉट पैटर्न्स हो गए या फिर एडिक्शंस हो गए, बिकॉज वी ऑल हैव हर्ड दैट टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड, राइट? तो कहीं ना कहीं हमने वो तालमेल लूज कर दिया है, अपने आप को खो दिया है इन एक्सेसेस, राइट? तो तो क्या जैसे क्या जी यहाँ जी मैं रोक रहा हूँ कि क्या जी जी डिप्रेशन भी एक इसी तरह की कंडीशनिंग है? कई लोगों को डिप्रेशन हो जाता है, उनको लगता है अब ये तो फेट अकम्पली है, हमारी जिंदगी में ऐसे ही चलेगा। इसका देखिए, आगे। हाँ। डिप्रेशन तो अगर क्लिनिकल डिप्रेशन तो डेफिनेटली वी डोंट वांट टू अंडरमाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ अ क्लिनिकल डिप्रेशन बिकॉज इट हैड इट्स रूट समवेयर इन द इन द जीनियोलॉजी ऑफ इट, इन द फिजियोलॉजी ऑफ इट। सो वो डिप्रेशन हम की एस्पेक्ट की हम बात नहीं कर रहे, ओके। लेकिन जो डिप्रेशन आप बोल रहे हो, स्ट्रेस, वरी, एंजाइटी, जो कि आम आम है, राइट, आम हमारे आम लिए। है, राइट। हाँ, जहाँ पे कहीं ना कहीं हम अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं या हमने एक लूज कर दिया है द स्पार्क ऑफ जॉय, हाँ, हम्म। या हमने लूज कर दिया एक जॉयफुल लाइटर एग्जिस्टेंस, राइट? हम्म। डेफिनेटली वहां पे जो है वो एक पैटर्न्स और लिमिटिंग पैटर्न्स है, जो थीम्स है, जो शैडो साइड है, वो हमारे ऊपर हावी हो रहा है। तो वहां पे डेफिनेटली, वहां पे जो टैरो का जो रेल में, जैसे आपने बोला, उसका मैं एग्जांपल दे देती हूँ। जिस तरीके के क्लाइंट्स सवाल लेके आते हैं ना, कि वो कहते हैं जैसे मुझे रिलेशनशिप, मुझे पता है टॉक्सिक है, हाँ, कि मैं अनहेल्दी रिलेशनशिप डायनेमिक में फंसी रहती हूँ, या फिर कोई कहता है कि भाई मुझे अनहेल्दी लाइफस्टाइल पैटर्न्स हैं, ईटिंग हैबिट्स है, यूज एंड अब्यूज ऑफ सब्सटेंस है, फूड, सेक्स एंड ड्रग्स को लेके। तो ये पता है, ये अवेयरनेस है हमारे अंदर, लेकिन फिर भी हम उसमें फंसे हुए हैं, राइट? तो ऐसे में अगर टैरो के रेल में मैं बोलूं आलोक जी, क्योंकि उनके लिए भी जो टैरो जानने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए इच्छुक है, वहां पे अक्सर ऐसे सिचुएशन में एक डेविल कार्ड है, मेजर अरकाना का, जो निकल के आता है। मतलब मैं सवाल सुनने की पहले ही मुझे समझ में आ जाता है कि डेविल निकलेगा, और डेविल निकल के भी आता है 9 में से 10 अच्छा केसेस में। अच्छा अच्छा। हाँ जी जी, ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ टैरो आलोक जी। तो वो जेंटली ये दिखाता है कि आप किस लूप में फंसे हुए हो, और ये पैटर्न जो है, जिस पैटर्न में भी आप फंसे हुए हो, जिसको आप डिप्रेशन बोल रहे हो, जिसकी वजह से आप डिप्रेस्ड हो, अगर इसको हम ऐसे बोले तो सही होगा ना, हाँ, नेचुरली। जिसकी, हाँ हाँ, तो वो इसलिए है क्योंकि जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ना, यू हैव सोल्ड योर सोल टू द डेविल, राइट? हाँ हाँ। आपने क्या किया है, आपने अपने शॉर्ट टर्म प्लेजर के चक्कर में आपने लॉन्ग टर्म पेन के साथ समझौता कर लिया है ना। हाँ, तो वो एक कहीं ना कहीं उसकी वजह से, उसका जो वजूद है आपका, वो उसमें वो जो है कॉम्प्रोमाइज हो गया है। तो ये कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप हो गया, या स्ट्रेस या बोर्डम में कंफर्ट फूड के साथ एडिक्शन हो गया, या पर्सनल लाइफ या टॉक्सिक वर्क कल्चर में फंसे रहना, ये सारे उन पैटर्न्स को रिफ्लेक्ट करता है। और इस लूप से बाहर निकलने का पहला स्टेप सेल्फ अवेयरनेस है। सेल्फ अवेयरनेस जो है, आपको एक्नॉलेजमेंट की तरफ ले जाता है, अकाउंटेबिलिटी की तरफ ले जाता है, कि जो पैटर्न्स हैं जो आपके ऊपर ये होल्ड बना रहे हैं, इम्पैक्ट डाल रहे हैं, इमोशनल, मेंटल या फिजिकल, हाँ, इसके जो फोर्सेस हैं, ये सिर्फ एक्सटर्नल नहीं है, हाँ, एक्सटर्नल नहीं है, ये आपके अंदर है। और जब ये रियलाइजेशन हमें आता है, आपको आता है, तो धीरे धीरे से नेगेटिव पैटर्न्स तोड़ने के लिए और आपको खुद फ्री करने के लिए आपको गाइडेंस मिलती है। और यही टैरो जो है बहुत कारगर साबित होता है आलोक जी। ओके ओके। चलिए, डिप्रेशन वाली बात बहुत अच्छी तरह समझा दी जी आपने। तो हम आगे चलते हैं। तो क्या कभी पैटर्न्स इसलिए तो रिपीट नहीं होते क्योंकि हम उस चेंज से डर रहे होते हैं जो जी पैटर्न जी के जी बाद आता है? तो जी ऐसा कुछ जी होता है क्या?
जी, आई थिंक आपके सवाल में ही आपका जवाब जुड़ा हुआ है। आई थिंक क्या अगर आप हटा दीजिए तो हाँ, आप लगा दीजिए तो सही में जवाब भी हो जाएगा ना। क्योंकि हाँ, ये बात है कि हाँ, जो पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं उसके बाद क्या आएगा ना, उसकी घबराहट जो है हमको वो खाए जाती है। द फियर ऑफ द अननोन जिसको बोलते हैं ना। हाँ, सो हाँ, ये बहुत कॉमन है डेफिनिटली आलोक जी। कई बार हम सिचुएशन सेम पैटर्न्स बार-बार अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि हमें चेंज डरावना लगता है ना। चेंजेस में सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी होती है, रिस्क होती है और हमें पता नहीं होता कि आउटकम कैसा होगा ना। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड में हम फ़ैमिलियर पैटर्न्स में कंफर्ट ढूँढते हैं और चाहे वो हमें ईज़ी फ़ील कराते हों और लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल ना हो, जिसका भी हमने ऊपर ज़िक्र किया, फिर भी हम उन्हीं 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 को पकड़े रहते हैं ना, उन्हीं को छोड़ नहीं पाते। अ तो ये जो पैटर्न्स हैं हमारे टॉक्सिक वर्क कल्चर में या अनहेल्दी कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप या डायनामिक्स में देखने को मिलते हैं। और ये जो डर है आलोक जी, आई थिंक जो इंटरेस्टिंग पार्ट मैं यहाँ बोलना चाहूंगी, ये विजिबल नहीं होता क्योंकि ये एक इनर रेजिस्टेंस की तरीके से काम करता है, जिसको बोलते हैं ना, जो दीमक, हाँ, जो दीमक लग जाता है और हमें अंदर ही अंदर खाए चले जाता है। ये उस तरीके से काम करता है और फिर हम उसी ओल्ड लूप में एक तरीके से लॉक होके रह जाते हैं, फँस के रह जाते हैं। और अवेयरनेस एक के तौर पे अगर वो छोटे-छोटे स्टेप्स हम धीरे-धीरे स्फीयर को मूव करने के लिए, इन पैटर्न्स को तोड़ने के लिए लगाएँ, तो वो जो टैरो है, टैरो की जो गाइडेंस है, वो सही मायने में एक सहायक और सार्थक रूप में साबित होती है और हमें आगे जो है आगे का रास्ता खोलने के लिए हमारी मदद करती है। तो भाई मैं थोड़ा सा एक ऑफ द कफ सवाल पूछ रहा हूँ। ऑफ कोर्स। इसका मतलब है कि जब अंदर की एंजाइटी होती है या चेंजेस से हम डर रहे होते हैं, तो क्या हमारी वेवलेंथ, टैरो रीडर की वेवलेंथ और जो कार्ड्स ड्रॉ होते हैं, ये हुँ, कहीं आपस में एक बेतार के तार से जुड़ जाती है? क्योंकि हम जी, अगर उसी स्थिति से डर रहे हैं तो हमारे कार्ड्स भी कुछ वैसे ही निकलते हैं, वैसे ही रिपीटेड पैटर्न्स निकलते हैं। ये क्या हुँ, ये क्या है सारा? जी, क्योंकि जी, इसमें कोई ऐसा लग रहा है कि जैसे हम सब लोग एक ही वेवलेंथ पे आ जाते हैं और जो जी। मेरी स्थिति है उसके हिसाब से मेरे कार्ड्स निकलते हैं। इज इट सो? बिल्कुल, ये बिल्कुल। बिल्कुल, हम्म देखिए वही ना, कितनी अच्छी तरीके से आपने इसका पूरा एक तरीके से समागम किया है, जिसमें आपने एक रिकैप एसेंस ड्रॉ किया और ये ठीक बात है। लेकिन इसमें अगेन इसमें कोई जो आपका जो नैरेटिव है, दिस इज़ यूनिडायमेंशनल। अभी ये एक एस्पेक्ट हमने पकड़ा है ना, क्योंकि ओके। जो आपका पहला सवाल था ना, कि लोग फ्यूचर देखने आते हैं या फिर अपने प्रेज़ेंट हालात को समझने आते हैं। तो देखिए, आते तो वो फ्यूचर देखने के लिए, लेकिन जब टैरो कार्ड, वही मैंने बोला ना कि टैरो कार्ड, ये हमने पहले भी ज़िक्र किया है कि एक कार्ड ड्रॉ नहीं होता, ताना-बाना बनता है, एक कार्ड आगे भी हम्म निकलता है, पीछे भी निकलता है। लेकिन जब तक हम अपनी प्रेजेंट परिस्थिति को नहीं समझेंगे और जब तक टैरो एक आईने के तौर पे हमारे सामने नहीं आके खड़ा होगा, हम एक रियलाइज नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअली हम उस सिचुएशन पे हैं। इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ क्लासिक केस ऑफ बीइंग ब्लाइंड फोल्डेड ना, आपने अपनी हम्म आंखों के ऊपर खुद ही पट्टी बांध के रखी हुई है। तो हम्म टैरो रीडिंग के माध्यम से आप एक तरीके से ना, आप उस ऑब्जेक्टिविटी को रीगेन और रिक्लेम कर पाते हैं, टू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, ये सिचुएशन की नहीं उतनी हम बिल्कुल बिल्कुल आउटराइट उसको शू अवे नहीं कर सकते। परिस्थिति भी आपकी हो सकती है उस तरीके से, या दूसरे की भी गलती हो सकती है। हम्म लेकिन प्लेइंग अ विक्टिम इज द एनर्जी ऑफ प्लेइंग अ विक्टिम इज नॉट सर्विंग यू। हम्म हाँ, इट विल नेवर सर्व यू आलोक जी, राइट? हाँ, तो हम्म जैसे कि आपने बोला कि डेफिनेटली, और ये ज़रूर, आप ये बात आपकी सही है, जो आपने बोला कि एक एक तरीके से जो वेवलेंथ है वो बनती है, और जिस तरीके से क्योंकि टैरो आपके अवचेतन मन को रिफ्लेक्ट करता है ना, राइट राइट सबकॉन्शियस राइट माइंड। राइट, हाँ हाँ हाँ। तो हाउ हाउ कैन यू, अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि मैं अगर सैड, डिप्रेस्ड और डिसअपॉइंटेड और डिजेक्टेड फील कर रहा हूँ, तो मुझे एक ब्राइट पॉजिटिव कार्ड क्यों नहीं सामने मेरे आ रहा है? वो कभी नहीं हाँ, आएगा आलोक जी। ओके। एटलीस्ट प्रेजेंट सिचुएशन में नहीं आएगा। एज अ रीडर, मैं आपका पहले तो मैं प्रेजेंट सिचुएशन में आपको ऑब्जेक्टिवली आपके जो प्रेजेंट है उससे मिलाऊंगी, मुलाकात करवाऊंगी, जिससे आप शायद नहीं मुलाकात करना चाह रहे, नहीं मिलना चाह रहे। फिर जिस तरीके का फ्यूचर आप एनविजन कर रहे हो, जिसकी आपकी उम्मीद रख रहे हो ना, उस दिशा में हम कैसे आगे कदम बढ़ाएँ, ताकि आप उस दिशा उस फ्यूचर तक पहुँच सको, राइट? तो ये हम्म दोनों ही चीज़ें हैं। सो दिस इज़ योर प्रेज़ेंट इज़ एक्चुअली विल समथिंग दैट विल लीड यू टू द फ्यूचर दैट यू एनविज़न। तो जो हम्म प्रेज़ेंट हालात है आपका, वो डराने, निराश करने, हताश होने के लिए नहीं है। दिस इज़ जस्ट टू
जिसको बोलते हैं ना कि आप एक नाविक है। जब नाव है, जब सेट सेल करते हो तो आप जो नॉर्थर्न स्टार है, जो पोल स्टार है, उसको एक रोड मैप मान के चलते हो ना, राइट एक गाइड मान के चलते हो। तो एक हमें एक वो तो नियर एक एंकर तो करना पड़ेगा ना कहीं ना कहीं। हाँ, तो उसी तरीके से जब रीडिंग एंकर होती है तो रीडिंग आपकी प्रेजेंट में एंकर होती है। हाँ, उसके बाद हम आपके पास्ट पे झाँकते हैं, जहाँ से आप आ रहे हो, जो लेसन्स आपने लर्न नहीं किए या ऑनर नहीं किए, या आपने सीखे, सिखाए, आपने सीख के छोड़ दिए या भूल गए। हाँ, और उसको हम ऑनर करते हैं और फिर पास्ट प्रेजेंट के साथ जो है वो फ्यूचर को उसको क्रिएट करते हैं, कल्टीवेट करते हैं बाय मेकिंग श्योर दैट यू आर मेकिंग अवेयर चॉइसेस। राइट राइट। सो आई होप तो दैट आंसर्स आलोक जी। तो प्रेजेंट से पास्ट पे जाते हो, पास्ट से आप आगे थोड़ा बहुत फ्यूचर को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हो, हाँ, अगर कि आप शॉर्ट अभी क्या, हाँ जी, आप अभी क्या करोगे ताकि वो फ्यूचर की जो फ्यूचर चॉइसेस थोड़ा हैं। सा हाँ जी थोड़ी जी जी डिफाइन हो जी। जाए। अब तो ये एक पहेली जैसा मामला हो गया, तो यहाँ रुक के हम एक गाने के लिए रुक जाते हैं और एक कोई पहेली जैसी जिंदगी की पहेली कैसी है उसके बारे में एक गाना सुलझाते सुनते हैं। हैं, जरूर जरूर आलोक जी। कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए, जिंदगी कैसी है पहेली हाय। कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय। कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। तो वेलकम बैक चंद्रा जी। तो अब ये बताइए कि जब टैरो सेम इमोशनल ट्रिगर को रिलेशनशिप, वर्क और फैमिली लाइफ में शो करता है, तो हम इसे कैसे समझ सकते हैं? अगर सेम चीज को वो तीनों चीजों में बता रहा है, जी जी रिलेशनशिप, जी। वर्क और फैमिली लाइफ, तो हम इसको क्या समझें? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत अच्छी खबर है। हाँ, अगर सेम पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं तो आपके लिए मतलब आप एक्चुअली अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। हाँ, ओके। इट इज ऑलमोस्ट लाइक दैट। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अगर ये व्यक्ति जो क्वेरेंट है, जो क्लाइंट है, वो नोटिस करने लगे कि अलग अलग एरियाज में वही ट्रिगर एक्टिवेट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ खराब चल रही है या बद से बदतर होने वाली है। इसका मतलब ये है कि अवेयरनेस शुरू हो गई है ना। कहीं न कहीं आप अपनी परिस्थिति के ओवर एंड बियॉन्ड जाके आप महसूस करने लग रहे हो कि कहीं कुछ गलत है या कहीं कुछ कमी है। यू नो दैट वॉइड एंड इमोशनल डिस्कनेक्ट इज़ देयर, राइट? तो एक तरह से लोग जब इन पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज़ करते हैं और कहते हैं अच्छा ये सिर्फ रिलेशनशिप की बात नहीं है, ये रिएक्शन, ये रिस्पॉन्सेज़ तो मैं वर्क फैमिली में भी महसूस कर रहा हूँ। तो ये रियलाइज़ेशन जो है बहुत एम्पावरिंग होती है ना, क्योंकि अब वो ब्लाइंडली रिएक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। हाँ, दूसरी तरफ वो लोग होते हैं, ये भी इंटरेस्टिंग है, जो डिनायल में रहते हैं। हाँ, क्योंकि अभी हमने पहले बात करी ना कि अकाउंटेबिलिटी आसान नहीं होती, कंफर्ट ज़ोन को छोड़ के, फ़ैमिलियरिटी को छोड़ के रिस्क लेना आसान नहीं होता या अननोन की तरफ जाना आसान नहीं होता। तो हाँ। कुछ लोग जो हैं वो डिनायल में रहते हैं, हर सिचुएशन को आइसोलेटेड मानते हैं ना।
वो ये कहते हैं भाई ये तो पहली बार हुआ है, हाँ, या सिर्फ सामने वाले की वजह से है। ऐसे में जो पैटर्न्स हैं वो अननोटिस्ड रह जाते हैं। अगेन अनविलिंग या अनएबल टू नोटिस दोस पैटर्न्स ना, और लूप रिपीट होता रहता है। ओके। तो जो आप पूछ रहे हैं ना आलोक जी, जो लोग समझने लगते हैं, वो ओपन होते हैं क्योंकि उन्हें विंडो शॉपिंग जैसा नहीं लगता ना, कि हर बार एक नया एक्सपीरियंस भाई आएगा तभी हम उस एक्सपीरियंस से नया कुछ सीखेंगे ना। कोई शॉपिंग लिस्ट या ग्रोसरी लिस्ट नहीं है। एक्नॉलेजमेंट यहाँ से पहला कदम बनता है एम्पावरमेंट की तरफ, क्योंकि जब आप पैटर्न देख लेते हैं तब उसके इफेक्ट में आप नहीं रहते ना, आप उससे ओवर एंड बियॉन्ड जाने की कोशिश करते हैं, आप इफेक्ट से इवॉल्व होने की कोशिश करते हैं। और यहीं से जो कॉन्वर्सेशन है वो नेचुरली शिफ्ट होती है फ्रॉम अवेयरनेस टू रिफ्लेक्शन, एंड दैट होल्ड्स द की। तो चंद्रा जी, अब ये बताइए कि अब एक नए साल के कंटेक्स्ट में मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि टैरो इस न्यू ईयर में एक आंसर देने की बजाय एक सवाल छोड़ दे, तो वो सवाल क्या होना चाहिए, हम खुद से बार बार पूछें? व्हाट अ लवली थॉट आलोक जी। एक सवाल अगर हम इस नए साल में छोड़ देते हैं जवाब देने के बजाय, लेट मी थिंक। वेल आई वुड से कि अगर एक सवाल ही हमको छोड़ना है तो हम ये बोल सकते हैं कि हम हम इस साइकिल में, क्योंकि हमारी जो जीवन है वो साइक्लिकल इन नेचर है, राइट। पैटर्न्स और थीम्स की हम बात कर रहे हैं, तो सवाल यही रहेगा कि साइकिल में मैं किस एनर्जी को फीड कर रही हूँ, राइट, या कर रहा हूँ, और किस अवेयरनेस के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज ऑफ फूड फॉर थॉट फॉर ऑल आवर लिसनर्स हु आर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट, क्योंकि यही सवाल जो है जर्नी को अंजाम नहीं देता बल्कि मकसद देता है, राइट आलोक जी। तो ओके। टैरो की अगर टर्मिनोलॉजी में बोलूं तो टैरो में एक इंटरेस्टिंग कार्ड है, अगेन एक मेजर अरकाना कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून, जो इस एस्पेक्ट को बहुत बखूबी दर्शाता है। क्योंकि वो हमें क्वाइटली इंकरेज करता है कि जो हमारी लाइफ है वो घटनाओं की, उसको हम जैसे बोलते हैं ना कि सेपरेट इंसिडेंट्स या इवेंट्स की तरह से नहीं देखें, बल्कि उसको एक साइकिल, एक जीवन चक्र की तरीके से समझें। क्योंकि एक रिमाइंडर है कि हम जहाँ पे भी खड़े हैं, अभी हमने पहले बात करी ना पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की, वो किसी लक या मिसफॉर्चून का नतीजा नहीं है, लेकिन चॉइसेस, रिस्पॉन्सेस, अवेयरनेस का एक ताना बाना है, क्यूमुलेटिव इफेक्ट है आलोक जी। तो व्हील ऑफ फॉर्चून जो है टैरो है, वो हमें एक सोचने पर मजबूर करता है कि इस मोमेंट पे हमारी जो चॉइसेस हैं वो किस जगह से आ रही है ना। वो सबकॉन्शियस क्लैरिटी से आ रही है या फिर एंजाइटी या कंफ्यूजन से आ रही हैं। क्योंकि ऑफ़न बाहर की सिचुएशन जो है वही रहती है, लेकिन हमारा जो इनर रेल्म है वो बदल जाता है और वही डायरेक्शन तय करता है कि वो साइकिल हमें कहाँ ले जाएगी ना। तो इसको अगर ऐसे बोलूँ तो टैरो जो है वो गुड टाइम्स में या अच्छे समय में हमें ग्रैटिट्यूड की इम्पोर्टेंस बताता है, जो कारगर होता है टू मैनिफेस्ट अबंडेंस, राइट। लेकिन जो कंप्लेनिंग होती है ना, हमें हमें आदत होती है ना अक्सर कि अच्छे समय में हम ग्रैटिट्यूड नहीं रखते और बुरे समय में हम बोलते हैं कि अबंडेंस कहाँ चला गया, क्योंकि हम कंप्लेन बहुत करते हैं और उसकी वजह से हमारा जो गुड फॉर्च्यून है वो इरेज होता रहता है। तो टफ फेजेस में याद दिलाता है कि दैट वी मे बी एट द बॉटम ऑफ द साइकिल, एंड दैट मे चेंज रियल सून, क्योंकि बदलाव ही नियति होता है आलोक जी। तो अल्टीमेटली जो व्हील ऑफ फॉर्चून है वो एक तरीके से, जिसको बुद्धिज्म में ऑफ लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट भी कहते हैं, उसकी अहमियत को बताता है। जो हम सोचते हैं, जिस एनर्जी से एक्ट करते हैं, वही आगे चलकर मल्टीप्लाई होकर हमारे सामने वापस लौटती है। हाँ, हमने सुना है ना सबने, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। सो दैट इज द काइंड ऑफ सेंटिमेंट। तो इसलिए जवाब या प्रेडिक्शन की जगह अगर हम पूछने ये आए कि जाने कि हमारा एनर्जी इम्बैलेंस कहाँ पे है, पर्सपेक्टिव क्या है, तो वो एक जरूरी सवाल होगा हमारे सभी सुनने वालों के लिए, और मेरे लिए और आपके लिए भी आलोक जी। चलिए, ये बात तो आपने बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर दी। और दोस्तों और श्रोताओं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी एक लूप नहीं है, बल्कि ज़िंदगी आगे बढ़ने के लिए का एक रास्ता है। एक के बाद एक चीज़ आती जाएंगी, जैसे अभी इन्होंने कहा कि ये चेन ऑफ इवेंट्स है, कोई सेपरेट इंसिडेंट्स नहीं है कि एक के बाद बिल्कुल ज़िंदगी ख़त्म है और इससे बिल्कुल आगे कुछ नहीं है। तो जी। हमेशा एक के बाद एक कड़ी जुड़ती जाती है। तो हमें कभी ज़िंदगी में रुकना नहीं है, और इसी भावों को लेके हम एक अच्छा सा गाना सुनते हैं, क्योंकि आगे बढ़ने का नाम ही ज़िंदगी है। चाहे बिल्कुल कितनी भी परेशानियां हो, कितनी भी डिप्रेशन हो, डाउन एंड डंप्स में हो, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। तो इसी बात को लेके हम एक गाना सुनते हैं, और फिर मैं आज के इस इंटरव्यू का आखिरी पायदान की बातचीत करूंगा हमारे साथ जो जुड़ी हुई है चंद्रा जी से।
रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। जब कभी ऐसे कोई मस्ताना निकले है अपनी धुन में दीवाना, शाम सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार के। ओ राही। हाँ, तो चंद्रा जी, हम इस बातचीत की आखिरी पायदान पे आ गए हैं। तो आपने जितनी खूबसूरती से सारे सवालों के जवाब दिए हैं, तो आप अगर थोड़ा बहुत समराइज करके या कुछ चलते चलते हमारे को कोई एक मैसेज दे जाइए या कुछ हमें एक सार सा बता जाइए, जिससे कि ये जो रिपीटिंग पैटर्न्स की बात है वो हमारे जी साथ चली जाए। जी जी आलोक जी, शुक्रिया इसके लिए। और जो सार की आपने बात करी, दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव रेड समवेयर, सो इट इज नॉट माय ओरिजिनल थॉट्स, लेकिन ये मेरे साथ ये मैसेज रह गया और मैं इसको अक्सर रिविजिट करती हूँ विथ रिगार्ड्स टू रिकरिंग लाइफ पैटर्न्स एंड थीम्स इन अ लाइफ। और उसके बारे में मैं बस यही बोलूंगी, जो हमारी समरी है हमारी बातचीत की, वो ये है कि हम लोग जो हैं, वी ऑफन फाइंड इट डिफिकल्ट टू लेट गो ऑफ द पेन, क्योंकि जो फेमिलियर सफरिंग है, जो अननोन से ज्यादा हमको सेफ लगती है। तो समथिंग दैट डजंट ऑलवेज फील गुड बट एट लीस्ट इट फील्स नोन। बट सच बात ये है कि अगर हम किसी चीज को छोड़ देना या उससे कहीं ज्यादा जो है करेज मांगता है, बजाय उसको पकड़े रहने के, राइट? सो लेटिंग गो का मतलब ये नहीं है कि हम किसी सिचुएशन को इग्नोर कर रहे हैं। इट मीन्स दैट वी आर एक्सेप्टिंग थिंग्स एग्जैक्टली द वे दे आर ना, विदाउट फियर एंड विदाउट रेजिस्टेंस, और बिना कंट्रोल या स्ट्रगल के। तो कई बार हम एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि कई बार हमें किसी बोझ का एहसास तब तक नहीं होता जब तक हम उसको फाइनली छोड़ नहीं देते ना। तब वो जो लाइटनेस है, वो जो रिलीफ है, वो हमको तभी समझ में आती है। एंड द ट्रूथ ऑफ द मैटर आलोक जी इज दैट जब तक हम लेट गो नहीं करते, जब तक हम खुद को माफ नहीं करते, फॉरगिव नहीं करते, सिचुएशन को फॉरगिव नहीं करते, और ये एक्सेप्ट नहीं करते कि उस सेटिंग का, उस सिचुएशन का, उस इंसान का, उस रिश्ते का, उस नौकरी का जो पोटेंशियल है वो एग्जॉस्ट हो चुका है, तब तक आगे बढ़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। सो अपनी बातचीत के माध्यम से आलोक जी, जिसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, ये बात हम यूजर्स तक कन्वे करना चाहते हैं, और आपके सुनने वालों के लिए उनके जो थॉट्स हैं, उनके रिफ्लेक्शन, जो फीडबैक हैं, उसके लिए उनको इनवाइट या प्रेरित करना चाहूंगी, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर होल्डिंग दिस वंडरफुल, फैंटास्टिक, एंगेजिंग कॉन्वर्सेशन। थैंक यू चंद्रा जी, अपना समय देने के लिए, हमारे साथ इतनी एनलाइटिंग और इतनी खूबसूरत बातें करने के लिए। और दोस्तों, और इसी थॉट के साथ हम आज के इस एपिसोड को यहीं रैप अप करते हैं। और हाँ, अगर आप अपनी लाइफ की किसी स्पेसिफिक सिचुएशन पर थोड़ा सा डीपर गाइडेंस चाहते हैं, यू कैन रीच आउट टू चंद्रा फॉर पर्सनलाइज्ड 1-to-1 प्री-बुक रीडिंग सेशंस और AMA सेशंस। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी आपको। तब तक के लिए अपने एनर्जी लेवल का ख्याल रखिए, अपनी इनर वॉइस पर भरोसा रखिए, क्योंकि क्लैरिटी अक्सर बाहर नहीं, अंदर से ही आती है। और जाते जाते एक ऐसा गाना जो इस होपफुल रिफ्लेक्टिव न्यू ईयर फीलिंग को कैरी करेगा, इसको सुनिए और एंजॉय कीजिए।
कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। ये था दिल और दुनिया, द कन्वर्सेशन दैट मैटर्स। मैं हूं आलोक कुमार, विशिंग यू अवेयरनेस, करेज और थोड़ी सी न्यू चॉइसेस इन दिस न्यू ईयर। नमस्कार।